नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर चारों तरफ चल रही है। पोर्टल हो, डिजिटल मीडिया हो, टेलीविजन हो, गोदी मीडिया हो, सब जगह चल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत में असली खबर क्या है, ये आपको कहीं नहीं दिख रही। आज 22-24 मिनट हमारे साथ रुकिए, आपको एक एक पॉइंट तर्क के साथ समझ में आ जाएगा कि असली खबर है क्या। 5 सितंबर को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित हो गया था। 13 तारीख को फैसला क्यों आया? क्या तारीख के पीछे भी कुछ है? और साथ ही अरविंद केजरीवाल न दफ्तर जाएंगे, न किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे, न अपने केस से जुड़े किसी मामले पर सार्वजनिक बयान देंगे, तो फिर करेंगे क्या? इस पर चर्चा होगी और आज पता चलेगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद क्या करेंगे। भाव को जोड़िए कंट्रोल। जमानत हो गई है अरविंद केजरीवाल की, चर्चा जोर शोर से है। केजरीवाल को राहत मिली, जमानत मिली, सत्य की जीत हुई। इस सत्य की जीत को आज समझना है थोड़ा। न फाइल पर दस्तखत करेंगे, न दफ्तर जाएंगे। 12 तारीख में 2-3 चीजें हैं जो मेरे दिमाग में सवाल हैं। 12 तारीख को हरियाणा में नामांकन की आखिरी तारीख थी, यानी किसी तरह से किसी प्रत्याशी को हटाना, मतलब मैदान में से दूर कर लेना, नामांकन से रोक देना, या गठबंधन की कोई संभावना। ऐन वक्त पे भी हो जाता है कि गठबंधन हो गया भाई, 10 सीट छोड़ करके बाकी सब पे प्रत्याशी विड्रॉ कर लिया, नहीं करेगा नामांकन, सिंबल नहीं देंगे। 12 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख। 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल को जमानत, और जमानत की शर्तों में लिखा है सार्वजनिक रूप से केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। केस से जुड़ा बयान यानी सीधे सीधे भाजपा पर अटैक। केस से जुड़े बयान में और क्या होता है कि भाजपा ने फंसाया, भाजपा ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है, यही सब है केस से जुड़ा बयान। वो बयान नहीं देंगे, दस्तखत आप नहीं करेंगे, दफ्तर आप नहीं जाएंगे, सिर्फ आप हरियाणा जाइए, कांग्रेस को हराइए, कांग्रेस का वोट काटिए, विपक्ष का वोट बांटिए। क्या इस जमानत के पीछे की असली खबर यही है? कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करिए, पॉइंट वो है। अब देखिए, आप ही के कार्यक्रम पे हमने कहा था, जब आम आदमी पार्टी का, वैसा तो देखा जाए, मैं यदि स्टार्टिंग से थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं, वहां आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है हरियाणा में। यदि आप इलेक्ट्रोल देखोगे तो विधानसभा में 0.48%, 0.48% वोट है, आधा प्रतिशत भी नहीं। नोटा का 0.58 था, मतलब नोटा से भी कम वोट था इनका 2019 में। उसके बाद लोकसभा चुनाव में एक सीट कांग्रेस ने जरूर दी थी, वो वहां हार गए बुरी तरह से। कांग्रेस ने इनको एक लोकसभा गुजरात में दी थी, वहां हार गए। दिल्ली में साथ में लड़े, वहां हार गए। लोकसभा का स्ट्राइक रेट देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी का 0 है। हाँ, 0। जो उनके सांसद आ गए पंजाब में, वो अकेले बलबूते पे आ गए। तो फिर भी इंडिया गठबंधन का एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए, इसलिए टोकन के नाम से 2 सीटें दी थी, एक सीपीआईएम को भी दी है। तो वो 2 सीटें लेनी थी, लेकिन जब कांग्रेस ने ऑफर की 2 सीटें, तो शायद आम आदमी पार्टी को लगा कि नहीं, हमारा तो वजूद है वहां पे। फिर उन्होंने वहां पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 के हिसाब से 12 सीट, मुझे 20 सीटें मांगी। 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। कांग्रेस ने पहले दिन से कहा था कि आपको 2 सीट हम दे रहे हैं टोकनिज्म के नाम पे। टोकन एक प्रेजेंटेशन दिया करके। इसी बीच अखिलेश जी ने एक ट्वीट करके कहा था कि सवाल कौन कितना सीटें लड़ेगा इसका नहीं है, सवाल है जीतना है। तो आम आदमी पार्टी का, जब आप ही के प्रोग्राम पे मैंने एक बात कही थी, जब 5 तारीख को रिजर्व किया गया था जजमेंट, और 5 तारीख के बाद
लगातार आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड बदला, यू टर्न ले लिया। हाँ। नहीं, हम तो लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तब भी मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी यदि वहां कांग्रेस को डैमेज करने के लिए जाएगी तो फिर क्या मैं इसको जमानत के साथ लिंक करूंगा क्या? तब भी मैंने कहा था इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, लेकिन जमानत होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गया केजरीवाल जी ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते। इसके पहले तो जेल में थे तो कम से कम फाइल साइन कर सकते थे, अब वो फाइल भी नहीं साइन कर सकते। इस केस के बारे में बोल नहीं सकते, चाहे बीजेपी रोज उनके खिलाफ आग उगले, वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। किसी गवाह से नहीं मिल सकते, वो सिर्फ हरियाणा में प्रचार कर सकते हैं। और बीजेपी ने सारे घोड़े क्यों खोल दिए? बुरी तरह से जब हारी है बीजेपी लोकसभा में, जो 180 पे आके टुकी, राजीव कुमार जी के कृपा से 240, ऐसे में इन 4 राज्यों के चुनाव जो है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, यहां कम से कम 2 राज्यों में तो उनको चुनाव जीतना होगा। नहीं तो क्या होगा मैं ये भी बताने जा रहा हूं आपको, थोड़ी सांस रोक के रखिएगा, क्योंकि वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी होता क्या है, दिल्ली के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये 2 बड़े अहम राज्य हैं। या उनकी सत्ता नहीं होगी तो दिल्ली आए दिन घिरी जाएगी। आज पंजाब का किसान दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हरियाणा आने नहीं दे रहा है। जब भी आपके यहाँ रैली होती है, हरियाणा दबा के लोग भेजती है। हमने पिछले 30 साल में दिल्ली के वास्तव्य में मैंने जितनी महानतम और बड़ी बड़ी रैलीज देखी दिल्ली में, वो सब हरियाणा और यूपी के लोगों ने सक्सेस की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग आते हैं, वो जरूरी है। महाराष्ट्र में हालत बहुत बुरी है। देखा जाए तो चारों राज्यों के चुनाव इकट्ठा होने चाहिए थे। प्रधानमंत्री खुद लाल किले के प्राचीर से गुहार लगा चुके थे कि एक राज्य वन नेशन वन इलेक्शन। तो मुझे लगा वन नेशन वन इलेक्शन वाला बोलना वाला आदमी कम से कम 4 राज्यों के तो इलेक्शन इकट्ठा कर ले। हरियाणा और महाराष्ट्र तो सालों से इकट्ठा हो रहा था, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र को डिले किया क्योंकि महाराष्ट्र में अभी 1-2 महीने उनको लाडली बहना योजना का पैसा पहुंचाना है, बताना है कि भाई हम तुम्हारे महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। और उनको तो अभी भी महाराष्ट्र में इतना डर लग रहा है कि मेरे पास खबरें हैं कि वो शायद राष्ट्रपति शासन लागू करके उसको और मार्च अप्रैल तक खींच ले। और कैसा लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, वहां कोई कानून, संविधान, न्यायपालिका थोड़ी देखी जाती, वो तो अपने मर्जी से काम करते हैं। झारखंड में उनको समय चाहिए था, चंपई सोरेन का सेटलमेंट करना था, बाकी लोग तोड़ने थे। और हम लोग तोड़ेंगे, ये बात बोली है एक इंटरव्यू में हेमंत विश्व शर्मा ने। मतलब लोकतंत्र की कितनी धज्जियां उड़ाते हैं लोग और कितना विश्वास रखते हैं। ये बोले हम तोड़ेंगे लोग और एमएलए तोड़ूंगा मैं, उसमें क्या है? निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है भाई। तो ये 4 राज्यों में से 2 राज्य इनको जीतने हैं। हरियाणा क्रुशियल है, मैंने क्या बताया। महाराष्ट्र बहुत कम चांस है, जम्मू कश्मीर में कम चांस है। अब रहा हरियाणा और झारखंड। झारखंड में चंपा सोरेन को लेने के बाद भी अभी इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ हो रहा है, सीटें हाथ से जा रही। हरियाणा में विद्रोह इतना बड़े लेवल पे हुआ है कि बीजेपी को लगता है कि अब हम हमारे बलबूते पे नहीं, दूसरे के बलबूते पे चुनाव जीतेंगे। तो आपने देखा होगा सावित्री जिंदल एट अ टाइम इंडिपेंडेंट उतर गई, कांग्रेस उनको टिकट देने जा रही थी लेकिन वो इंडिपेंडेंट चली गई। गोपाल कांडा, जिनको चौटाला परिवार गाली देते कि पानी पी पी के कोसता था, वो पुराने हमारे संबंध है करके साथ में हो गए। ये जो मायावती एक्टिव हो गई, पहले से भी एक्टिव रहती थी वो, चंद्रशेखर उतर गए। ये सारे लोग क्या करेंगे? ये बीजेपी का वोट नहीं काटेंगे, एक कांग्रेस का वोट काटेंगे। इसके बावजूद कांग्रेस को एज है वहां पे, क्योंकि लोगों को पता है ये कुकुर मुत्ते जैसी राजनीतिक दल है, ये आते हैं और जाते हैं। परमानेंट यहाँ या तो बीजेपी रहेगी या कांग्रेस रहेगी। चौटाला के परिवार को तो खत्म कर दिया मोदी जी ने तोड़ ताड़ के। तो ये बात है। अब इसके आगे की जो बात मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं वो ये है, यदि ये 4 राज्यों के चुनाव हारती है बीजेपी, तो केंद्र में नेतृत्व बदल होना ही
होना ही। हम्म। संघ ने अल्टीमेटम भी दिया है, इसीलिए ये बुझता हुआ दिया अब फड़फड़ा रहा है। संघ ने मन बना लिया, पार्टी प्रेसिडेंट पे बात अभी तक नहीं बनी। लोग कह रहे थे केरल में बन जाएगी और नाम हो जाएगा, और इसका नाम उसका नाम। या तो वसुंधरा राजे आएगी, या फिर संजय जोशी आएंगे। संघ अपना करीब करीब मन बना रहा है, बना चुका है। या तो ये ये दो तमीज से, ये या तो दोनों ये हजम नहीं तमीज से, होंगे मोदी से। या नहीं, या तो तमीज से ये रिटायरमेंट लेके इज्जत से घर रहें और अपनी जिंदगी कटें, सेमिनार पे जाए, अलग अलग संगोष्ठी में जाए, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटरनेशनल इंटर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, साइंस युद्ध नीति पे बहुत दखल रखते हैं, बादलों के पीछे रडार नहीं देखता और मटका उल्टा लटका के गैस पैदा करते हैं। हुनर बहुत है, तो देश के उनके हुनर का फायदा होगा। जैसा अमेरिका में होता है, रिटायर्ड प्रेसिडेंट लेक्चर्स देने जाते हैं, लेक्चर की सीरीज पूरे अमेरिका में अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके। वैसे प्रधानमंत्री अपने नॉलेज जो उनको बराबर है कि वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तो भाई बड़ा कमजोर हूँ गणित में, उसका भी वो बता रहे थे, फार्मूला बता रहे थे, और कैसा ऑक्सीजन से पानी निकाल के वगैरह। बहुत बहुत होनहार इंसान है, तो वो करें। या फिर नया अध्यक्ष आएगा तो वो संगठन सत्ता पे टाइट करेगा, फिर आप रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री नहीं बना पाओगे। संगठन तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री को दिल्ली की सरकार है, सरकार चलाए, और सरकार नहीं चलाएगी तो संगठन का चाबुक बैठेगा ढावड़ाक करके। तो रिंग मास्टर तो आएगा इस सर्कस में। लेकिन इस 4 राज्यों में यदि बीजेपी जीत जाती तो फिर इनको बताने के लिए है कि ये अपप्रचार कुप्रचार के चलते हमारा ऐसा हो गया। देखिए, लोग आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए ये क्रुशियल है, इसलिए इस जमानत को मैं उससे जोड़ता हूं। नहीं, इसमें मैं न्यायपालिका को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं, लेकिन मैं न्यायपालिका को क्लीन चिट भी नहीं दे सकता। खासकर प्रधानमंत्री जब चले गए हैं चीफ जस्टिस के घर पे ही, उसके दूसरे दिन ऐसा होना, लोग तो इसको जोड़ के देखेंगे। हालांकि 5 तारीख को आपने इसका निर्णय देना था, 5 तारीख को दे देते, जमानत का ही तो निर्णय था। केस का कोई कोई अयोध्या का मंदिर तो नहीं बनना था, कोई मथुरा या काशी के मंदिर और टेम्पल का तो झगड़ा नहीं था। एक सामान्य जमानत देने के लिए भी 8 दिन का क्यों रोक के रखा है, ये समझ के नहीं, पड़े। एक जो है, हम तो कानूनविद नहीं है भाऊ, लेकिन मैं एक सवाल तो है, और कानूनविदों से मैं समझूंगा इस बात को, कि जब फैसला ले लिया तो उसके बाद सुरक्षित रखते हैं, तो क्या ऐसा होता है जैसे कि एक फैसला 2 हो जाता है 5-7 दिन रखने के बाद, कि उसमें ब्याज लग जाता है फैसले पर, एक एक फैसला लिए 2-3 केस उसी से निपट जाता है, ऐसा माननीय न्यायाधीश लोग करते हैं? इसके पीछे की थियरी क्या है कि फैसला हो चुका है लेकिन उसको सुरक्षित रखा है कि उस पर इंटरेस्ट लगेगा, एक फैसला 3 फैसले में बदल जाएगा है? अरे बाबा, कुछ कुछ फैसले 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल तक अटके हैं, हाँ, 4-4 हाँ, साल तक अटके हैं। टेनी महाराज का फैसला कितने साल अटका था बहुत फैसला लंबे लेने के लंबे बाद। हैं केस। तो ये भी न्यायपालिका को देखना होगा कि केस निपटाओ। अभी एक हियरिंग एक्स्ट्रा हो गई ना आज। 5 तारीख को आपने फैसला ले लिया, आप फैसला दे देते, और ये लेकिन बेल एप्लीकेशन पे फैसला था, ये केस का फैसला नहीं था, बेल ये पिटिशन बेल एग्जैक्ट। एप्लीकेशन पे। हाँ, हाँ। जबकि नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है बेल अधिकार है, जेल मजबूरी है। अधिकार और मजबूरी में भी आपको 5-8 दिन तक आपको फाइल रख के बैठनी है उस पे, और फिर उसके बाद जिस तरह राजनीतिक डेवलपमेंट होती है, सवाल उठाने की जगह तो है, और एक कौन देता है सवाल उठाने की जगह? लूज बॉल आप दोगे तो छक्का तो लगेगा ना, ये लूज बॉल देने का प्रयास क्यों? और आप देखिए अभी
केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जो टूट पड़ेगी वो कांग्रेस पे पड़ेगी। वो भाजपा के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो कांग्रेस को टारगेट पे रखेंगे। इसके उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण, सुनीता केजरीवाल ये लगातार हरियाणा में लगी हुई हैं, भगवंत मान लगे हैं, राघव चड्ढा लगे हैं, और सारे केजरीवाल की भूमिका हरियाणा में क्यों है? 0.48% था। अब क्या होगा वो भी सामने आएगा, लेकिन केजरीवाल का घर वहीं पर है, हरियाणा में है। सुनीता हरियाणा केजरीवाल के जब से हरियाणा सुपुत्र है वहां पे। हाँ, जब से भूमिपुत्र मैदान है में वो। गई हैं, खुद को हरियाणा की बहू बता रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहू बताएं, वो बेटे हैं, बेटे बताएंगे, जो हैं वो बताएंगे। विधानसभा चुनाव में 1.5-2% का, अगर कोई किसी भी पार्टी के 1.5-2% वोटों में सेंधमारी करते, बहुत बड़ा असर हो सकता है, जहां पे 2-2,500 से लोग जीतते हैं नॉर्मली। ये एक साथ कितने लोग लगे हैं? जब आपने कहा कि हमला एक बहन जी हैं, इस देश में सामाजिक न्याय की पुरोधा हैं, आइकॉन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है ये देश ही नहीं समझ पा रहा है। कुछ उनके परम जो मतलब परम प्रिय एकदम काडर हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, उनको छोड़ करके पूरा देश कंफ्यूज है। वो पिछले 10 साल से किससे लड़ रही है? राहुल गांधी से। राहुल गांधी को कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी आरक्षण के लिए बाधा है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है, वो ठन गोपाल है राहुल गांधी, उससे क्यों लड़ रही भाई? मोदी से कोई लड़ाई नहीं है। राहुल भाई गांधी आरक्षण का दुश्मन, राहुल जिन्होंने गांधी। कहा जिन्होंने कहा संविधान हम बदल देंगे 340 मिलने पर, 370 मिलने पर, उस पे मायावती जी क्यों नहीं बोली? लालू सिंह पे क्यों नहीं बोली? हेगड़े पे क्यों नहीं बोली? राहुल गांधी ने क्या बोला अंग्रेजी में? और मैं कहता हूं बाकी नेता तो कुपड़ है, मायावती जी पढ़ी लिखी है, वो अंग्रेजी बोलना और पढ़ना जानती है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्हें कहा कि रिजर्वेशन कब तक रहेगा? उन्हें कहा कि जब तक समाज में समानता नहीं आएगी रिजर्वेशन रहेगा, जब समानता आएगी रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। समानता के मायने कांग्रेस नहीं है। समानता के मायने हैं कि जब दलित भी ब्राह्मण के बराबर का दर्जा पा जाएगा, उसके बाद फिर रिजर्वेशन कहां रहेगा? वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। भाई आंबेडकर जी को तो यह सपना था कि 10 साल में ही सब बराबर हो जाएंगे। उन्हें रिजर्वेशन 10 साल के लिए ही दिया था। उसके बाद उन्होंने रिव्यू करने के लिए बोला था, और अब रिव्यू हो रहा है कि आज अमृतकाल में हम जी रहे हैं, 75 साल हो गए, फिर भी दलित गॉगल नहीं पहन सकता, दलित की लड़की नदी में पानी नहीं पी सकती, दलित की बारात घोड़े पे नहीं निकल सकती। तो रिजर्वेशन तो रहना है, और रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? राहुल गांधी ने आया समाज में समानता होने के बाद रिजर्वेशन हटेगा। वो तो मायावती जी भी यही कहेगी। मायावती जी क्या कहेंगी कि समाज में बिल्कुल ब्राह्मण और दलित एक होने के बाद भी रिजर्वेशन रहेगा। कैसा रहेगा फिर? जब सामाजिक समरसता होगी, जब आर्थिक समरसता होगी, तो रिजर्वेशन किस लिए चाहिए? तो कुल मिलाकर ये नरेशन करने का, देखिए मायावती जी का तो मैंने आपको आंखों देखा हाल सुनाया कि कैसा छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक दल बीजेपी में मिलना चाहता था। अमित शाह जी से मिलने के बाद प्रधान जी उनको उठा के ले गए, सॉरी यादव साहब उनको मायावती जी के बंगले पे ले गए और बोला कि साहब ने बोला इनके साथ लड़ना है। साहब के आदेशानुसार काम होते हैं। और उस सज्जन ने बाहर आके कहा कि भाई साहब हाथ जोड़ लिए, हम इसके बाद पहले भी इनके साथ लड़ लिए हैं, हमको इनके साथ नहीं लड़ना, हम तो बीजेपी में मर्ज होने आए थे, आप नहीं मर्ज कर रहे तो हम अपने करेंगे, अपने अकेले रहेंगे। ये स्थिति हुई है। तो ये सारे लोग वहां इसलिए उतरे हैं हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा में 5 सीटें मिल गई, तो उनको लगा 50% चांस तो है जीतने का, थोड़ा जोर लगाएंगे, बाकी हथकंडे अपनाएंगे। अभी तो देखिए आप चुनाव, अभी जब वोटिंग के पहले कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हुड्डा जी को जेल कर दे ये लोग, ये उस लेवल पे भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। नहीं, मैं एक उदाहरण और देता हूं। हरियाणा के चुनाव से जब जुड़ा रहा है पूरा मामला, कांग्रेस का जो सबसे मजबूत वोट बैंक तैयार हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जो बिखरा था समाज में, इतना विभाजन, इतना डीपली जो है
डिवीजन को इंजेक्ट किया था भाजपा ने 10 साल से, लेकिन वो धीरे धीरे डिवीजन की दीवार टूट गई। दलित और जाट ये जो टूटे थे ये 2024 के पहले जुड़ गए। 23% जाट हैं और 21% दलित हैं। 23 और 21 44, 44%। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि अकेले ही सरकार बनवा दे किसी की भी, जिधर हो जाए। ये दोनों साथ थे। अब आप देखिए गठबंधनों को देखिए और उसमें केजरीवाल की एंट्री देखिए, यही चीज वो करना है। 2 गठबंधन तैयार हुए हैं, एक जेजेपी और चंद्रशेखर का गठबंधन। गठबंधन क्या है? जाट और दलित और गठबंधन। दलित। दूसरा गठबंधन अभय चौटाला और मायावती। गठबंधन क्या है? जाट और दलित। जाट और दलित, दोनों गठबंधन जाट और दलित। और ये बहुत डीप एनालिसिस है, अलग से आधा घंटा लगेगा वक्त। इनके प्रत्याशी अगर आप देख लेंगे भाऊ, तो इन्होंने सीटें चुन चुनकर वो प्रत्याशी दिए हैं जो कहीं पर भी भाजपा को डेंट नहीं करेंगे, कांग्रेस को। ये कितना भी, हम बार बार मैं राजनीति के विश्लेषक जो हैं हरियाणा के, उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं नहीं कितना डेंट कर लेंगे। मैं कहता हूं 1% करेंगे। नहीं, विधानसभा चुनाव में 1-2% बहुत मायना रखता है। खेल बिगाड़ देंगे ये भाजपा दरअसल ये अपने खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव लड़ रही है दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण और मायावती, अभय चौटाला, अरविंद केजरीवाल, ये 5 छोड़े हैं मैदान में। केजरीवाल सबसे लेट एंट्री हुई है, ये 5 को छोड़ा है। क्या इन्हीं 5 के भरोसे अपना कुछ नहीं, क्योंकि अपनी हालत क्या है वो भी बता दूं। अनूप धानक पूर्व मंत्री, स्थिति ये कि गांव में गए, गांव में एक ताऊ ने कहा कि मुझसे शर्त लगा ले, तू हारेगा, लेकिन नेता है, खाल मोटी होती है, बेशर्मी की तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ही वोट से ताऊ जीतूंगा, थारे वोट से जीतूंगा। ताऊ ने कहा चल वो भी देख लेना, अगर तू जीत गया तो मैं 1000 रुपए दूंगा, तू हार गया तो मुझे 100 रुपए देना। यानी 10 गुना ऊपर चढ़ करके ताऊ ने गांव में पंचायत में शर्त लगाई और वहीं नंगा कर दिया। कहा 8 घंटे बिजली, 3 घंटे दिया, नहर में पानी नहीं है, मिलने आता है तो कोई मिलता नहीं है, और जीतेगा फिर तू चला आया है वोट मांगने कैसे। दूसरे गांव में गए, विजुअल है मेरे पास, कुटते कुटते बचे हैं मंत्री जी, ये हालत हो गई। इस स्थिति में इसीलिए ये क्यों जरूरी है, ये 5 छोड़ेंगे 6 छोड़ेंगे, 2000 गांव में घुसने की हालत नहीं है। 2014 से लेकर 24 तक भारतीय जनता पार्टी का जीत का ग्राफ यदि आप देखोगे तो ये उधार के सिंदूर पे है, दूसरे के भरोसे। ये सब महाभारत में जीते हैं, जहां वंश बढ़ाने के लिए वेद व्यास को निमंत्रण देना पड़ता है। ये वस्तु स्थिति है, क्या करें। हर राज्य में कई ओवैसी आते हैं, कई मायावती जी आती है, कई आंबेडकर, प्रकाश आंबेडकर होते हैं। डिवाइड एंड रूल, ये जो अंग्रेजों का घोष वाक्य था, फिलोसॉफी थी, वो छोड़ गए, बीजेपी वाले उसको निभा रहे हैं। ये काले अंग्रेज है जो डिवाइड एंड रूल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो, फिर हम यदि केजरीवाल जी के जमानत पे आए, तो जो आप ही के मिड डे मुद्दा में मैंने कहा था कि इंतजार करना होगा उस दिन का, इनको जमानत कब मिलती है। बराबर 12 तारीख नामांकन का आखिरी दिन खत्म होने के बाद 13 तारीख को जमानत। ये जो डेट्स है इसका मिलान संयोग नहीं हो सकता। न्यायपालिका द्वारा न्याय दान होने के बाद 8 दिन तक रोक के रखना संयोग नहीं हो सकता। जो आम आदमी पार्टी को टिकट देने के बाद एकाएक उसका यू टर्न होना संयोग नहीं हो सकता। और अभी भाषण भी सुनेंगे, मैं ये भी कह रहा हूं आपको, चलिए, वो भी संयोग नहीं हो सकता। ये कुल मिलाकर एक बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस को लड़नी होगी।
इंडिया गठबंधन को लड़नी होगी। और इंडिया गठबंधन को ये भी देखना होगा कि लड़ाई जेल में रह के लड़नी होगी, जेल के बाहर रहनी होगी। बहुत कम मर्द होते हैं अनिल देशमुख जैसे, लालू प्रसाद यादव जैसे, जो जेल से नहीं डरते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कई लोग हैं कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं और फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना ही आपका निजी 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 निर्णय हो सकता है, इसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन फिर लोकतंत्र की दुहाई मत कीजिए। सवाल बिल्कुल। एक बात चलते चलते इस शो के आखिर में कहेंगे, आज भी मैं किसी और के आलोचना का विषय नहीं है, ये दर्शकों के लिए है सोचने का विषय, इसलिए कह रहा हूं। व्यूज के लिए एक बड़ा बड़ा लिख दिया जाए, ईडी को, सीबीआई को एकदम करारा तमाचा धक्का, ये सब धोखा है। सच्चाई में जीना होगा। किसी को कोई करारा तमाचा नहीं, टिप्पणी के सहारे टिप्पणियों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कोई करारा झटका नहीं। इसको समझना इसलिए होगा। टिप्पणियां जजों की टिप्पणियां ये लक्ष्य साबुन के विज्ञापन जैसा है कि सबसे खूबसूरत सिने तारका बोलती है मैं उससे नहाती हूँ, वो बाद में बाथरूम में उसका टॉयलेट के बाद हाथ भी धोती कि नहीं उस साबुन से पता नहीं। वो टिप्पणियां हैं, वो विज्ञापन है। यथार्थ के धरातल पे जो हम उतर के देखते हैं और जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तो अपने आप को बेवकूफ पाते हैं। और इसीलिए विषय है। आखिर में एक आंकड़ा और दूंगा, ये फर्क कैसे पैदा होता है जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं सिर्फ इसलिए कि चलो ठीक है, एक व्यूअर है, वो व्यूअर देखना चाहता है कि मोदी जी जा रहे हैं, तो हम कहें मोदी जी जा रहे हैं, तो व्यूअर आएगा, देखेगा, खुश होगा, ताली बजाएगा, उत्साह उसका बना रहेगा। लेकिन फर्क समझिएगा, ये केजरीवाल, मायावती, चंद्रशेखर, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला फर्क कितना पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबने ताली बजाई, जो भी संविधान बचाना चाहते थे, देश बचाना चाहते थे, कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा, 33 पे आ गई 80 में। 80 में 80 चाहती थी, 33 पे आ गई, सबने ताली बजाई। 240 पे सरकार मोदी ने बनाई। उस 33 सीट में आज फिर क्रॉस चेक कीजिएगा, बहन मायावती जी ने 16 सीटें जितवाई हैं। 16 सीट। 16 नहीं होती तो 80 में कितनी होती भाजपा की सीट? 17 सीट होती। 240 के बजाय कितनी होती? 224 होती। 224 होती तो क्या प्रधानमंत्री होते? इस फर्क को नहीं समझेंगे तो हो सकता है सावित्री जिंदल 11 तारीख की रात 11 बजे तक, मेरे पास जो विश्वस्त सूत्रों से खबर आई, मैसेज भी मेरे पास है कि सावित्री जिंदल को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। 12 बजे सूची आती और बात होती है कि सावित्री जिंदल को टिकट नहीं मिला। मैं पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो कांग्रेस तो तैयार थी, बातचीत हो चुकी थी, सावित्री जिंदल नहीं मना किया होगा। फिर बात आई मना क्यों किया होगा, तो मना ऊपर से नवीन जिंदल वहां सांसद हैं भाजपा के, सज्जन जिंदल, नवीन जिंदल, कारोबारियों की स्थिति सबको पता है, ऊपर से गया होगा फोन कि हिसार, अगर जिंदल परिवार और हिसार इतना जुड़ा हुआ है, जीत सकती हो तो चलो जीत के आओ, सरकार बनाने के लिए जब जरूरत पड़ेगी, जैसे 2019 से अब तक चली है जजपा और निर्दलीय के भरोसे, तो स्टेपनी का काम करो। तो स्टेपनी तैयार होती है। वो स्टेपनी जितने आज की तारीख में भाजपा के विरोध में भाषण दे रहे हैं, दुष्यंत चौटाला से लेकर अभय चौटाला तक, चंद्रशेखर से लेकर के मायावती तक और अरविंद केजरीवाल तक, छांट के टिकटों का बंटवारा, इस पर एक एक सीट लेकर के हम आएंगे, आधे घंटे का कार्यक्रम हरियाणा के पत्रकारों के साथ। ये सारे वही हैं जो जीतेंगे तो कल फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और यमुना में नहाएंगे साथ साथ। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखे। नमस्कार।